हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपीएम विथ एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। करंटली हमारे इंस्टीट्यूशन में जेबीटी, पीजीटी और टीजीटी की ऑनलाइन क्लासेस चली हैं और जल्द ही हमारा न्यू बैच जो है जेबीटी, पीजीटी और टीजीटी के लिए शुरू हो रहा है। तो नए बैच को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्लासेस को शुरू कर सकते हैं। अपनी इस आज की वीडियो में हम थिंकिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चिंतन कौशल के बारे में पढ़ेंगे। इसके नेचर और टाइप्स के बारे में भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो थिंकिंग क्या है। हमारे जो आइडियाज़ हैं या हमारे जो ओपिनियंस हैं जो कि निकल के आते हैं किसी चीज़ के बारे में, वो हमारी थिंकिंग होती है। हम जो सोचते हैं हमारे वैसे ही विचार बनते हैं, हमारे वैसे ही मत बनते हैं, यानी कि ओपिनियन बनते हैं। किसी भी दुनिया में जो भी चीज़ है उसके लिए कैसे भी हमारे आइडिया और ओपिनियन होंगे वो थिंकिंग के थ्रू ही बनेंगे। तो थिंकिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बोल सकते हैं जो कि व्यक्ति में होती है, जो उसे हर एक चीज़ के बारे में सोचने में जो है वो मदद करती है, चिंतन करने में मदद करती है। ये चीज़ जिसे हम कहते हैं थिंकिंग, यानी कि चिंतन। थिंकिंग स्किल के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को, क्लासीफाई करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं उन्हें। कोई डिसीजन लेने में हम थिंकिंग का यूज़ करते हैं, एनालिसिस में हम थिंकिंग का यूज़ करते हैं, कोई काम करने के लिए हम थिंकिंग का यूज़ करते हैं, कोई रास्ता सही ढूंढने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए, इन सब चीज़ों में हम थिंकिंग का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इतनी चीज़ों को जानने के बाद अगर एक डेफिनेशन के रूप में अगर लिखना हो तो थिंकिंग इज़ अ प्रोसेस दैट लीड्स अस टू अ डिसीजन, आंसर एंड सॉल्यूशन। चिंतन एक प्रक्रिया है जो हमें किसी निर्णय, उत्तर या समाधान तक पहुंचाती है। तो इस तरह से हम एक हल्की सी डेफिनेशन दे सकते हैं इसको कि ये हमें डिसीजन, आंसर और सॉल्यूशन तक लेके जाती है थिंकिंग। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ थिंकिंग। चिंतन की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले तो कॉग्निटिव एक्टिविटी है, ये एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। आप कॉग्निटिव एक्टिविटी बोल सकते हैं या कॉग्निटिव एबिलिटी बोल सकते हैं, है ना। आप में कितनी कॉग्निटिव पावर है, संज्ञानात्मक किसी चीज़ को सोचने समझने की क्षमता आप में कितनी है, वही क्या है, कॉग्निशन है आपकी। तो थिंकिंग भी क्या होती है, एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है। सेकंड, ट्रायल एंड एरर इसमें होता है। थिंकिंग की जो हमारी प्रोसेस चलती है उसमें ट्रायल एंड एरर का भी जो होता है वो मेन रोल होता है। जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो हम कई बार भूलते हैं, फिर एरर्स आते हैं, है ना। फिर ट्राई करते हैं उस चीज़ को, उसके बाद इस चीज़ के बारे में सोचने का, तो ट्रायल एंड एरर भी इसमें आते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हमारी थिंकिंग में शामिल होते हैं। ज़्यादातर हम चीज़ें जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सीखते हैं कि लास्ट टाइम मैंने इस काम को इस तरह से किया था तो ये रिज़ल्ट निकला था, इस टाइम से मैं किसी और तरीके से करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस भी क्या करते हैं, हमारी थिंकिंग में शामिल होते हैं। फिर आता है कि ये एक मीडिएटर का काम करती है। जो थिंकिंग होती है वो क्या करती है, वो मध्यस्थता का काम करती है, किसमें, समस्या और जो आपका समाधान होता है, सॉल्यूशन होता है। एक साइड पे समस्या है, एक साइड पर सॉल्यूशन है, तो दोनों के बीच में क्या करेगा, मध्यस्थता का काम करेगा। दोनों को, एक समस्या को समाधान से क्या करेगा, ख़त्म करने का काम करेगी हमारी थिंकिंग। फिर आता है सिंबल्स और इमेजेस पर होती है। और नेक्स्ट आता है समस्या से चिंतन की शुरुआत होती है। तो थिंकिंग की स्टार्ट कहाँ से होती है, आप सोचना कब शुरू करते हो, जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना। जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम उस चीज़ पर सोचना शुरू करते हैं कि कैसे सॉल्व करें। तो समस्या से ही चिंतन की शुरुआत होती है। और थिंकिंग जो होती है इम्प्लिसिट होती है, यानी कि अंतर्निहित होती है, स्वयं की जाती है। अब मैं जो थिंकिंग प्रोसेस चलेगी वो मेरे अंदर होगी, ठीक है। किसी और में ये प्रोसेस चलेगी तो वो उसके अंदर रहेगी। तो थिंकिंग क्या होती है, इम्प्लिसिट होती है, किसी व्यक्ति के अंतर्निहित होती है। तो ये कुछ इसके 6 से 7 जो हैं वो थिंकिंग के नेचर हैं, ये भी आपने याद रखने। नेचर्स के थ्रू आप थिंकिंग को और ज़्यादा अच्छे से समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे कि थिंकिंग होता क्या है और किस तरह से इसका यूज़ जो होता है वो लाइफ में किया जाता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ थिंकिंग। चिंतन के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है आउटिस्टिक थिंकिंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है स्वली चिंतन। तो ऑटिस्टिक थिंकिंग एक ऐसी थिंकिंग होती है जिसमें हम कल्पना करते रहते हैं, जो कि रियलिटी बेस्ड नहीं होती।
हम अपने फ्यूचर के बारे में ना सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ड्रीम्स लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, है ना, जिसमें हम ख्यालों में खोए रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं ना, हम कमीशन के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो ख्यालों में खोए रहना, प्रेजेंट में रहकर कमीशन की तैयारी ना करते हुए हम फ्यूचर में खोए रहेंगे कि टेस्ट हो जाएगा तो हमें जॉब मिल जाएगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इस तरह की थिंकिंग होती है आर्टिस्टिक थिंकिंग, जो कि रियलिटी बेस्ड या फिर करंट बेस्ड नहीं होती है। उसमें हम अपने फ्यूचर के बारे में ऐसे ही डे ड्रीमिंग करते रहते हैं ना, कल्पनाओं में खोए रहते हैं। तो वो होती है हमारी आर्टिस्टिक थिंकिंग। नेक्स्ट आता है रियलिस्टिक थिंकिंग, यानी कि यथार्थवादी चिंतन। तो ये आर्टिस्टिक से उल्टा हो जाएगा। रियलिस्टिक थिंकिंग होती है जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम सोचते हैं, ठीक है। जैसे कि करंट में हमारी रियलिटी है कि कमीशन आया है पीजीटी का, उसके लिए तैयारी करनी है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी है ना, क्या क्या हमारा टाइम शेड्यूल रहेगा, कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में सोचना और एक तरह से टाइम टेबल बनाना, वो हमारी क्या होगी, रियलिस्टिक थिंकिंग होगी। क्लियर। तो जो रियलिस्टिक थिंकिंग होती है वो रियलिटी बेस्ड रहती हैं, प्रेजेंट बेस्ड रहती हैं, जो हमारा आज है उस पर आधारित रहती हैं, ठीक है। और क्या इसमें क्या रहता है, इसमें हम बिल्कुल जो चीज़ें हमारी लाइफ में घटित हो रही होती हैं उनके बारे में ही हम सोचते हैं या फिर चिंतन करते हैं, वो होती है हमारी रियलिस्टिक थिंकिंग। नेक्स्ट आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, हिंदी में इसे बोलते हैं अभिसारी चिंतन। तो जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, नाम से ही पता चल रहा है कन्वर्जेंट, ठीक है। क्या करना, किसी भी ऐसी सोच करना जिससे हम किसी एक उत्तर पर निकल के आए या एक आंसर पर आए, ठीक है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो जॉय पॉल ने दी थी 1956 में। सेकंड, इसमें क्या होता है, मीनिंग समझ लो। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब जिसमें हमने क्या करना है, हमने किसी एक चीज़ पर पहुंचना है, किसी भी, जैसे कोई प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है, तो जब हम कन्वर्जेंट थिंकिंग करेंगे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक सॉल्यूशन ढूंढेंगे, सिर्फ एक ही उसके लिए समाधान ढूंढेंगे। मल्टीपल सॉल्यूशन पर हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एक ही सॉल्यूशन उसमें ढूंढेंगे, जो कि कन्वर्जेंट थिंकिंग के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस रहते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से, जैसे कि हमारे वन वर्ड आंसर हो गया है ना, या फिर हमारे एमसीक्यूज हो गए, क्विजेज हो गए, जिसमें हमें एक आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो वो होते हैं क्लोज एंडेड टाइप क्वेश्चन, जो कि किससे आते हैं, हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग से आते हैं। हमारी जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है इसमें हमारी इंटेलिजेंसी का यूज़ होता है, हमारी बुद्धिमत्ता का यूज़ होता है। सेकेंडली, हमारी जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है उसे डिडक्टिव थिंकिंग भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, निगमनात्मक चिंतन भी इसे कहा जाता है। अब डिडक्टिव थिंकिंग क्या होती है, निगमनात्मक चिंतन होता है जब हम नियम के द्वारा किसी चीज़ को हल करते हैं तो हम एक आंसर पर पहुंचते हैं। जैसे कि आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन दे दिया, आपको बता दिया कि फलाने रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जब आप बिल्कुल सही फॉर्मूला यूज़ करोगे, रूल जो है वो यूज़ करोगे, तो आपका एक आंसर आएगा, मेरा भी वही आएगा, आपका भी वो आएगा, किसी और का भी वही आएगा। तो उसमें क्या हुआ, इसमें हमने कन्वर्जेंट थिंकिंग का भी यूज़ किया और डिडक्टिव थिंकिंग का भी यूज़ किया, दोनों सेम ही है, जिसमें हम एक उत्तर पर पहुंचते हैं, एक हल पर पहुंचते हैं। वो होती है हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग बोल लो या फिर डिडक्टिव थिंकिंग बोल लो, जिस पर हम एक हल, उत्तर और समाधान पर पहुंचते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग से उल्टा हो जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग भी जो है वो जॉय पॉल ने ही दी थी 1956 में। इन्होंने कहा कई बार हम डाइवर्जेंट थिंकिंग का भी यूज़ करते हैं। डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्स, बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, एक से ज़्यादा जिसमें हल निकल कर आते हैं, एक से ज़्यादा जिसमें समाधान होते हैं, एक से ज़्यादा जिसमें उदाहरण दिए जा सकते हैं, ये समस्याओं के समाधान होते हैं, उत्तर होते हैं। वो कौन सी थिंकिंग के थ्रू निकल के आते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। सेकेंडली, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो हैं वो इस थिंकिंग के द्वारा किए जाते हैं। ओपन एंडेड कौन से, जिसमें जैसे कि लॉन्ग टाइप हो जाते हैं, शॉर्ट टाइप हो जाते हैं, जिसमें कि बोला जाता है 50 शब्दों में लिखना है, 100 शब्दों में लिखना है, 1500 शब्दों में लिखना है, 2000 शब्दों में लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का, यानी कि अपसारी चिंतन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये जो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है इसे इंडक्टिव थिंकिंग भी कहा जाता है, यानी कि आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। इंडक्टिव क्या होता है, जब हम चीज़ों को
उदाहरण के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो उदाहरण तो मल्टीपल्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आपको समझाना है तो मैं एक से ज़्यादा उदाहरण दे सकती हूँ। तो मतलब इंडक्टिव थिंकिंग का भी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन चाहिए या एक से ज़्यादा हल चाहिए। तो चाहे डाइवर्जेंट थिंकिंग बोल लो या फिर इंडक्टिव थिंकिंग बोलो, ये दोनों एक ही होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा उत्तर, हल और समाधान जो हैं वो निकल कर आते हैं। उसके बाद आता है जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, उसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहा जाता है। जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग के थ्रू पढ़ते हैं या फिर कुछ चीज़ सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, तो जो हमारा सोचने का जो दायरा होता है उसे हम बाउंड्रीज में नहीं बाउंड करके रख सकते हैं। ठीक है, वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, इसलिए इस थिंकिंग को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहा जाता है। और साथ ही साथ में डाइवर्जेंट थिंकिंग में आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का यूज़ ज़्यादा होता है। देखो, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचनी है, समझनी है, मल्टीपल एग्जांपल्स देने हैं, है ना, तो आप में इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए, एकदम से आप कल्पना कर सकें और बहुत सारे उदाहरण दे सकें या बहुत सारे समाधान निकाल सकें। क्रिएटिविटी होनी चाहिए आप में ऐसा करने की, डाइवर्जेंट सोचने की क्रिएटिविटी आप में होनी चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए इंटेलिजेंसी तो ज़रूरी है, इंटेलिजेंसी तो ज़रूरी सबके लिए, किसी भी तरह से सोचो, बुद्धिमत्ता आप में होनी चाहिए हर एक चीज़ को सोचने के लिए। लेकिन जब आप डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं तो उसमें बुद्धि के साथ साथ, इंटेलिजेंसी के साथ साथ आप में इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अब्स्ट्रैक्ट एंड कंसेप्चुअल थिंकिंग, अमूर्त और संप्रत्ययात्मक चिंतन। देखो, अब्स्ट्रैक्ट होता है ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो कि हमारे सामने नहीं होती हैं, है ना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, जैसे कि वर्तमान समय में चाइना में क्या सिचुएशन है ना, तो चाइना थोड़ी ना जाएंगे हम अब्स्ट्रैक्टली ही सोचेंगे कि अच्छा चाइना में हो सकता है ऐसा ऐसा था, तो हो सकता है वहाँ पर इस टाइम पे ऐसी चीज़ जो है वो हो रही होगी, तो अब्स्ट्रैक्टली उस बारे में सोचते हैं, हम थिंक करते हैं। ठीक है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हम तभी कर पाते हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं किसी चीज़ के लिए। जैसे कि सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि सोलर सिस्टम क्या है ना, सन क्या है, प्लैनेट्स होते हैं, है ना, फिर मून होते हैं उनके, फिर उनकी अपनी अपनी गतियाँ होती हैं, है ना, सीक्वेंसली उनको रखा गया है, पहले कौन सा प्लैनेट आएगा। जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप अब्स्ट्रैक्टली भी सौर मंडल के बारे में सोच सकते हैं। क्लियर, तो वही होती है कंसेप्चुअल थिंकिंग, होती है जब हम कॉन्सेप्ट्स के थ्रू किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, और जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो हम अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी उस चीज़ पर कर सकते हैं। ये जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है और कंसेप्चुअल थिंकिंग है, ये दोनों थिंकिंग बड़े बच्चों और व्यक्तियों में पाई जाती है। क्लियर, इसमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। अगर आपको अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करनी है, अमूर्त चिंतन भी करना है, तब भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको बताना है, क्लियर, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि राजनीतिक स्थिति होती क्या है ना। ये नहीं आप बोल दो कि भाई मोदी जी ने मेरी फैमिली को कुछ नहीं दिया तो भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि राजनीतिक स्थिति होती क्या है। ठीक है, उसके बाद ही आप अब्स्ट्रैक्टली सोच पाओगे उस चीज़ के बारे में। क्लियर, और साथ ही साथ में ये हाई लेवल थिंकिंग होती है ना, उच्च स्तर की जो थिंकिंग होती है, आपकी अब्स्ट्रैक्ट भी और आपकी कंसेप्चुअल थिंकिंग भी। नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीट एंड परसेप्चुअल थिंकिंग। ठीक है, मूर्त और प्रत्यक्षपरक चिंतन। कॉन्क्रीट होता है ऐसी चीज़ें जो आपके सामने हैं, उनके बारे में जब आप सोचते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सामने कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके बारे में आपने कोई चीज़ सोची है ना, सामने कोई जानवर जा रहा है, उसके बारे में आपने कोई चीज़ सोची। ठीक है, परसेप्चुअल होता है जब हम परसेप्शन बनाते हैं किसी चीज़ के लिए। तो परसेप्शन भी हम कैसे बनाते हैं, जब जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की हैं, खुद देखी हुई हैं, उन्हीं चीज़ों पर हम जो है वो परसेप्शन बनाते हैं। जैसे कि मान लो आप डेली वॉक करने के लिए जाते हो और आपको एक डॉगी डेली मिलता है ना, लेकिन वो आपको कुछ नहीं करता, वो आपके साइड से इजीली निकल जाता है, तो आपने एक परसेप्शन बना लिया कि वो जो डॉग है वो काटता नहीं है, वो बहुत शांत कुत्ता है। ठीक है, तो आपने एक परसेप्शन बना लिया जो कि आपने उसको सामने देखा। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस लिया, जितने भी दिन आप घूमने के लिए गए, उसके बाद आपने एक परसेप्शन बनाया, फिर आपने उसके बारे में सोचा कि ये जो डॉग है ये तो बहुत अच्छा है और ये काटता
नहीं है, ये अपने साइड साइड में चला रहता है। तो आपने वो कंक्रीट थिंकिंग कर ली, उसके सामने मूर्त चिंतन कर लिया। ठीक है, ये जो कॉन्क्रीट और परसेप्चुअल थिंकिंग होती है, ये लोअर लेवल की थिंकिंग होती है, ये चिल्ड्रन और एनिमल्स में होती है, और इसे सिंपलेस्ट थिंकिंग भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, कॉन्क्रीट और परसेप्चुअल थिंकिंग से रिलेटेड। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो छोटे बच्चों को जब इंजेक्शन लगता है ना, तो वो एक परसेप्शन बना लेता है कि भाई डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस बिल्डिंग में एंटर करते हो, हॉस्पिटल में जाते हो या फिर उस डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो बच्चा पहले ही रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने एक परसेप्शन बना लिया कि इस व्यक्ति के पास या फिर इस बिल्डिंग में जब मुझे लेके जाते हैं तो मुझे इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, तो जब भी वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचेगा या फिर डॉक्टर के पास पहुंचेगा, तो वो सोचेगा और सोचकर रोना शुरू कर देगा। मतलब उस वो सामने कॉन्क्रीट क्या करेगा, थिंकिंग करेगा, सामने उस व्यक्ति के बारे में सोचेगा या बिल्डिंग के बारे में सोचेगा और रोना शुरू कर देगा कि मेरे को शायद आज भी इंजेक्शन लगने वाला है। तो इस तरह की होती है आपकी कॉन्क्रीट और परसेप्चुअल थिंकिंग। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टिव और लॉजिकल थिंकिंग, चिंतनशील और तार्किक चिंतन। तो इस चिंतन को समझने के लिए आप एग्जाम्पल समझ लो, जो इंटरव्यूज़ और वाइवाज होते हैं ना, वहाँ पर जिस सोच का यूज़ हम करते हैं उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिव और लॉजिकल थिंकिंग। मतलब जब हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में फंसते हैं या फिर किसी ऐसी सिचुएशन को हमें जो फेस करना होता है, ठीक है, जैसे कि इंटरव्यूज़ में आपको पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन या फिर कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा ना, वाइवा में आपके जो भी प्रैक्टिकल है उससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो उसमें आप बहुत ही लॉजिकली और एक रिफ्लेक्टिव विचारशील उत्तर देते हैं और लॉजिकली उत्तर देते हैं, कुछ हवा में नहीं, कोई सा भी लॉजिक लगा कर आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ के बारे में लॉजिकली सोचते हैं कि भाई दिन और रात कैसे बनते हैं, है ना, किस तरह से पृथ्वी गोल गोल घूमती है और फिर सूरज के चारों ओर घूमती है तो ईयर बनता है ना, खुद के एक्सिस पर घूमती है तो दिन और रात बनते हैं, तो लॉजिक लगाते हैं। ऐसे नहीं करते कि हाँ पहले की तरह कि भाई सूरज इधर से निकला और इधर हम लोग खड़े हुए हैं और सूरज इधर से निकला और यहाँ की तरफ को छिप गया। ठीक है, तो जब हम लॉजिकली किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तब हम रिफ्लेक्टिव और लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग मतलब कि कुछ नया क्रिएट करने के बारे में सोचना, है ना, कुछ ना कुछ नया हम हर चीज़ पर कैसे निकाल सकते हैं। जब हमारा सोचने का तरीका होता है कि कुछ नया क्रिएट करना, तो वो होती है हमारी क्रिएटिव थिंकिंग। जैसे कि साइंटिस्ट हो गए, है ना, उसके बाद आर्टिस्ट हो गए, कोरियोग्राफर्स हो गए। सबसे इजी एग्जांपल है कोरियोग्राफर, डांस जो कोरियोग्राफ करते हैं, है ना, आपने देखा होगा कितने सारे गाने हैं, हर गाने पर एक अलग अलग हुक स्टेप होता है जो कि पहले वाले से मैच नहीं करता। ठीक है, गाने की धुन सेम हो जाती है लेकिन डांस स्टेप मैच नहीं करते हैं, है ना, सबके अलग अलग होते हैं जो हुक स्टेप होता है। तो ये क्या होता है, ये क्रिएटिव थिंकिंग का यूज़ करते हैं कि किस तरह से कुछ नया क्रिएट किया जाए। तो जब कुछ नया क्रिएट करने के बारे में हम सोचते हैं तो वो क्या रहता है, हमारा क्रिएटिव थिंकिंग रहती है। हम लोग खुद भी बीएड और जेबीटी में क्रिएटिव थिंकिंग का यूज़ करते हैं कि किस तरह से जो फाइनल टीपी में चार्ट्स बनते हैं, मॉडल बनते हैं, वो किस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छे और अलग बनाए जाएं ताकि उसमें कुछ ना कुछ नयापन दिखे। तो वो होती है क्रिएटिव थिंकिंग। उसके बाद आती है कंट्रोल थिंकिंग। ठीक है, नियंत्रित चिंतन। जब हमें अपनी थिंकिंग पावर पर कंट्रोल होता है कि किसी चीज़ के बारे में इतना ही सोचना है, इससे ज़्यादा नहीं सोचना। और ये भी क्या रहती है, कंट्रोल थिंकिंग जो होती है वो रियलिटी बेस्ड रहती है कि भाई हमें अपने वास्तविक जीवन में इतना ही सोचने की ज़रूरत है तो हम इतना ही सोचेंगे, कंट्रोल थिंकिंग करेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे कि सोचते रहेंगे। तो वो होती है कंट्रोल थिंकिंग। और लास्ट आती है आपकी फ्री थिंकिंग या फिर खुली सोच। फ्री थिंकिंग को हम लोग ओवर थिंकिंग भी बोल सकते हैं। जब हम फ्रीली सोचते रहते हैं किसी चीज़ के बारे में, अगर हमारा कोई काम हो भी गया ना तब भी हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं वैसा करेंगे। कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल गया, है ना, या तो हमें कोई हल मिल गया या किसी चीज़ का उत्तर मिल गया, उसके बाद भी जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं तो उसे बोला जाता है फ्री थिंकिंग यानी कि खुली सोच। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में जो है वो थिंकिंग के नेचर और उसके टाइप्स के बारे में जो है वो पढ़ा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आज के वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल HP अमित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।